सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि आज हम लोग बहुलक चैप्टर के अंतर्गत संश्लेषित बहुलक के शेष बचे स्वरूपों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि संश्लेषित बहुलक मानव निर्मित बहुलक को ही संश्लेषित बहुलक कहते हैं। नहीं, और ये बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक को योगशील बहुलक कहते हैं और दूसरे को संघनित बहुलक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को योगशील बहुलक और दूसरे को संघनित बहुलक। तो योगशील बहुलक की जो प्राप्ति होती है वह योगशील बहुलीकरण के द्वारा, और संघनित बहुलक की जो प्राप्ति होती है वह संघनन बहुलीकरण के द्वारा। तो पिछले दिन हम लोगों ने कुछ उदाहरण योगशील बहुलक के भी देखे थे और कुछ उदाहरण संघनित बहुलक के भी देखे थे। आज उसमें से शेष जो योगशील बहुलक है और शेष जो संघनित बहुलक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले योगशील बहुलीकरण के अंतर्गत हम लोग पहला जो बहुलक है उसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसको क्या बोलते हैं? ऑरलोन। 5 हम पिछले दिन बताए थे। योगशील बहुलक के अंतर्गत 5 उदाहरण बताए थे और ये छठा है। नहीं तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ऑरलोन। नहीं, इसका क्या हुआ? एक्रिलोनाइट्राइल। अगर इसका नंबरिंग आप ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 में आ गया आपका क्या? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसको क्या बोलते हैं? ऑरलोन। तो इसके मोनोमर क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। तो छठा क्या आ गया? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसके मोनोमर क्या है? तो एक्रिलोनाइट्राइल। 7वां आपका आ गया पॉलीमेथिल एक्रिलेट। पॉलीमेथिल एक्रिलेट, इसका मोनोमर क्या हुआ बेटा? मेथिल एक्रिलेट। इसका मोनोमर क्या हो गया? मेथिल एक्रिलेट। पॉलीमेथिल एक्रिलेट का मोनोमर हो गया मेथिल एक्रिलेट। 8वां हमारा आ गया नियोप्रीन। क्या आ गया? नियोप्रीन। तो यहां तक जो हम पढ़े थे 5 पिछले क्लास में और ये 2, ये सभी प्लास्टिक के स्वरूप है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं 8वां नियोप्रीन, 9वां आपका ब्यूना एन रबर और 10 नंबर में आपका ब्यूना एस रबर। ये सभी जो है वो संश्लेषित रबर के उदाहरण है। आपने प्राकृतिक रबर के बारे में देखा कि रबर के पौधे से उसकी प्राप्ति हम लोग किए थे, लेटेक्स नहीं। और उस प्राकृतिक रबर जो होते हैं उसके जो मोनोमर हैं वे हैं आइसोप्रीन। नहीं, अब हम लोग प्राकृतिक रबर के बारे में तो देख लिए कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अब जो संश्लेषित रबर है, मानव निर्मित रबर है, कृत्रिम रबर है, उसमें से आपका पहला क्या आया? नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन का क्या है? क्लोरोप्रीन। दूसरा आपका आया 9 नंबर में
ब्यूना एंड रबर। क्या है? ब्यूना एंड रबर। इसका है ब्यूटाडाइन। इसका मोनोमर क्या है? ब्यूटाडाइन। और 10 नंबर में ब्यूना एस रबर। इसका मोनोमर क्या है? ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि योगशील बहुलीकरण के द्वारा जो प्राप्त योगशील बहुलक थे, उसमें से हम लोग पिछले दिन के क्लास में 5 बहुलक के बारे में पढ़े थे, जो प्लास्टिक के स्वरूप थे, जो प्लास्टिक के उदाहरण थे। नहीं, आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छठा बहुलक जो देखे हैं, योगशील बहुलक जो है प्लास्टिक के अंतर्गत, वह क्या है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइड। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्लोन भी बोला जाता है। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइड या ऑर्लोन, ये हुआ पॉलीमर। इसका मोनोमर क्या हुआ बेटा? एक्रिलोनाइट्राइड। फिर 7वां जो है वह क्या है? पॉली मेथिल एक्रिलेट। इसका मोनोमर क्या है? मेथिल एक्रिलेट। नहीं, अब ये प्लास्टिक के आगे उदाहरण में, अब यहां से हम लोग रबर के उदाहरण में चलते हैं, संश्लेषित रबर। तो नियोप्रीन, इसका क्या है? क्लोरोप्रीन। ब्यूना एन रबर, ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस रबर, इसका क्या होगा? ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन। तो हमको यदि बनाने की विधि में पूछ देगा, तब कैसे बनाएंगे? नहीं, तो वहां आप इस संक्षिप्त रूप को मेमोरी में रख करके इसके बनाने की विधि को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमको दिया कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइड या ऑर्लोन कैसे बनाया जाता है। नहीं, तो हम लिखेंगे कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्रिलोनाइट्राइड का योगशील बहुलीकरण कराया जाता है, तो हमको पॉली एक्रिलोनाइट्राइड प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। इसी बिंदु को ध्यान में रख करके हम उसको लिख सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमको पॉलीमर का मोनोमर याद करने में। और मोनोमर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मोनोमर ऐसे हैं जो पॉलीमर के नाम से मिलते जुलते हैं। अब हमको दे दिया कोई कि नियोप्रीन कैसे बनेगा। नहीं, तो सीधी सी बात है कि जब उत्प्रेरक की बात जरूर करेंगे चर्चा, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोप्रीन का योगशील बहुलीकरण किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? नियोप्रीन प्राप्त होता है। नहीं, तो इसी ढंग से बनाने की विधि हम देख सकते हैं। अब रही बात इसके उपयोग के बारे में, तो प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में इतना सारा है कि उसके उपयोग को हम भूल ही नहीं सकते हैं। और रबर का भी इतना सारा उपयोग है कि उसके उपयोग को भूल नहीं सकते। तो कुछ कॉमन उपयोग जो हैं वे प्लास्टिक के उपयोग के उदाहरण में आ जाएंगे, और कुछ कॉमन उपयोग जो हैं वे रबर के उपयोग के उदाहरण में आ जाएंगे। तो आपने देखा कि इन सारी चीजों का हम लोग बनाने की विधि लिख सकते हैं। नहीं, हम लोग उसका उपयोग लिख सकते हैं। केवल ध्यान देना है पॉलीमर का मोनोमर। अगर मोनोमर ध्यान में रहेगा तो बनाने की विधि भी लिख देंगे, और प्लास्टिक का दैनिक जीवन में जो उपयोग है वही उपयोग आपका वहां आ जाएगा। नहीं, और रबर का जो दैनिक जीवन में उपयोग है वही उपयोग वहां भी कारगर हो जाएगा। तो मोनोमर बिल्कुल ध्यान देना है। तो उसी ढंग से योगशील बहुलीकरण के अंतर्गत शेष जो था आपने देखा, क्या देखा कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, इसका मोनोमर क्या है? एक्रिलोनाइट्राइड। पॉलीमेथिल एक्रिलेट, इसका मोनोमर क्या है? मेथिल एक्रिलेट। नियोप्रीन, इसका मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। ब्यूना एन रबर, इसका क्या है? ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस रबर, इसका क्या है? ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन। नहीं, अब आ जाएंगे हम लोग संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत। तो संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत 5 उदाहरण पिछले दिन बताए थे, 2 उदाहरण और है। पहला क्या है बेटा पॉलीमर के रूप में? तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, नाम से स्पष्ट है ये प्लास्टिक है। तो क्या इसका नाम है?
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। तो इसका क्या होगा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक का मोनोमर क्या होगा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा आ गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो आपने क्या देखा कि संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत जो उदाहरण है, नहीं जो बहुलक है उसके जो उदाहरण है उसमें से पिछले क्लास के अलावे आया एक, आपका 5 उधर बताए थे, तो इसको छठा आप कर सकते हैं और ये 7वां है। तो छठा में क्या आ गया था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, जिसका मोनोमर क्या हुआ, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, इसका मोनोमर मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड आ गया। तो 10 इधर योगशील बहुलक के अंतर्गत और 7 इधर, नहीं संघनन बहुलीकरण के द्वारा जो संघनित बहुलक है उसके अंतर्गत। तो 10 से 17 बहुलक आ गए। और एक प्राकृतिक रबर जिसका आइसोप्रीन है मोनोमर, तो 17 एक 18। यह 18 जो है यह आपके प्लास्टिक और रबर के अंतर्गत मूल रूप से वैसे बहुलक आते हैं जो जैव और निम्न करणीय है। अब फिर यहां 2 बातें आ गई कि बहुलक जो हुए ये 2 प्रकार के हुए। तो इनमें से मानव निर्मित और कृत्रिम बहुलक, ये दोनों बहुलक आते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रबर होते हैं उसको हम उपयोग में लाने के लिए उसका वल्कनीकरण कर देते हैं, जो हम बता चुके हैं, तब जाकर के उसको उपयोग में करते हैं। तो इसके कारण वह रबर भी जो है वह जैव और निम्न करणीय के अंतर्गत आ जाता है। तो 2 प्रकार के बहुलक आए यहां, एक हुआ कि जैव निम्न करणीय बहुलक और दूसरा हुआ जैव अनिम्न करणीय बहुलक। तो जो जैव अनिम्न करणीय बहुलक होते हैं वे बहुलक जो हैं वो प्रदूषण के कारक हैं। प्लास्टिक, रबर जो संश्लेषित बहुलक है, इसको आप छोड़ दीजिए जमीन के अंदर, बहुत दिनों के बाद भी उसी स्वरूप में ये पाए जाते हैं। इनका नुकसान नहीं होता, ये नष्ट नहीं होते, ये रूप को परिवर्तित नहीं करते। सिर्फ थोड़ा सा उसके शाइनिंग में कमी आ जाएगी, उसके कलर में कमी आ जाएगी, लेकिन वह अपघटित नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है। तो प्रदूषण तो फैलेगी। तो प्लास्टिक और रबर का उपयोग करने से प्रदूषण फैलने लगा। अभी आप देख रहे हैं कि सभी जगह पॉलीथीन के यूज पर जो है वह रोक लगा दिया गया। कुछ दिनों पहले से ही ऐसी बातें हो रही हैं, तो कैसे रोक लगा दिया गया, क्यों लगा दिया गया? नहीं, तो वही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो जैव और निम्न करणीय जो बहुलक थे, नहीं उस बहुलक के कारण प्रदूषण फैल रहा था, तो उसको नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने एक अलग प्रकार के बहुलक का निर्माण किया, जिसको हम लोग जैव निम्न करणीय बहुलक बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो उन बहुलकों में से 2 बहुलक हमारा है, एक है PHBV, क्या है PHBV, और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये एक्स्ट्रा में आते हैं। ये जो बहुलक है ये जैव निम्न करणीय बहुलक है, और ये सारे जो बहुलक थे ये जैव अनिम्न करणीय बहुलक थे। तो जैव निम्न करणीय बहुलक में आया PHBV, नहीं इसका मोनोमर क्या है 3
हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका मोनोमर क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, PHBV का। उसी ढंग से नायलॉन 2 नायलॉन 6 का क्या है? ग्लाइसिन और 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड, ग्लाइसिन और 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड। नहीं तो आपने क्या देखा कि ये अतिरिक्त जो 2 बहुलक हैं वे हैं जैव निम्न करणीय बहुलक, अर्थात ये अपघटित हो जाते हैं आसानी से और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो उसमें से क्या है? PHBV, PHBV। नहीं ये पॉलीमर हुए, इसके मोनोमर क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और दूसरा हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो इसके क्या है? ग्लाइसिन और 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुलक के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। नहीं और कुल मिलाकर के आपको जो बहुलक ध्यान में रखना है पॉलीमर मोनोमर करके, वो 10 योगशील बहुलक के बारे में और फिर 7 आपको संघनित बहुलक के बारे में, तो 10 7 17, 2 आपको जैव निम्न करणीय बहुलक के बारे में, तो 17 2 19 और 1 आपका प्राकृतिक रबर जिसका मोनोमर आइसोप्रीन है। तो इस 20 बहुलक पॉलीमर को ध्यान में रखना है और इसके मोनोमर को ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखने से इसके बनने की विधि और उपयोग भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी इस चैप्टर का यहीं पर अंत होता है। कुछ बातें बची हुई है जिसका संक्षिप्त चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और ध्यान रहे कि पिछले क्लास में भी बताया है कि इस दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। पहले दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का होगा और उसके बाद बहुलक का होगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां जो भी दिक्कत लगे उस दिक्कत को पूछ सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हम लोग देंगे। अगले क्लास में हम लोग संक्षिप्त चर्चा थोड़ा सा एक बार फिर से बहुलक चैप्टर का कर देंगे और उसके बाद तीसरे चैप्टर के रूप में हम लोग जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ओके बाय।